अरे क्यों उम्र बता रहा हूँ किसी को आपको लगता हो क्या? ये हटके इंटरव्यू है, इसमें बहुत बहुत आप पॉलिटिकल उसकी उम्मीद मत कीजिए। किस विषय में बात करना आप जिस पे चाहो मैं आपको छूट देता हूँ। फिल्म से शुरू करते हैं। चलिए, धुरंधर देखी आपने कि नहीं देखी? अभी धुरंधर देखने का टाइम नहीं है। हमारी फिल्मी दुनिया में क्या गलती हुई आप बताएं। इतनी गहराई से तो आप ही बता सकते हैं। आपने शोले देखी? मैंने देखी। शोले कहाँ है? शोले में शोले में कहीं नहीं। शोले नहीं। शोले शोले जरा सब पूछना कितने देखी? शोले में शोले आप लोगों ने देखी? कहीं शोले है? किस समय आपका फोन साइलेंट रहता है? कभी नहीं रहता। जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। नमस्कार सर। बहुत व्यस्तताओं के बीच हमने कहीं सर को पकड़ लिया है आज, और इन व्यस्तताओं के बीच हम आज जो बात करने वाले हैं वो बहुत हटके बातचीत होगी। फाइल और फैसलों पर तो अक्सर आप लंबे लंबे इंटरव्यू देखते होंगे सर के, लेकिन आज हम बात करेंगे कहीं उनके फिटनेस फंडे की, कहीं उनकी टेक्नोलॉजी किस तरह से वो पसंद करते हैं, कहीं बात करेंगे फिल्म की, कहीं बात करेंगे उनके संगीत और स्वाद की, और हाँ, एक बातचीत ज़रूर होगी, वो होगी उनके धर्म से संबंध में, जो बहुत गजब का ज्ञान है उनके पास। उन पर भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, कुछ टच करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बताता चलूं बीच में कि ये हटके इंटरव्यू है। इसमें बहुत बहुत आप पॉलिटिकल उसकी उम्मीद मत कीजिए। चॉइसों पे ले जाते हैं, पर्सनल कुछ इंटरेस्ट पे ले जाते हैं। तो आपसे ही पहला सवाल कि गैजेट पे बात करूं या फिल्म पे बात करूं या आपसे फिटनेस पे बात करूं, किस विषय पे बात करना चाहते हैं? जिस पे चाहो मैं आपको छूट देता हूँ। फिल्म से शुरू करते हैं। चलिए, कौन सी फिल्म है जिसका इम्पैक्ट आज तक आपके दिमाग में है? देखिए, मैं फिल्मों पे बात करने के पहले आपसे एक निवेदन विनम्रता के साथ करना चाहूँ। नेतृत्वकर्ता की गलती की कीमत देश और दुनिया चुकाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लीडरशिप का ये मूल सिद्धांत है। हमारी फिल्मी दुनिया में क्या गलती हुई आप बताएंगे? फिल्मी दुनिया में तो बहुत सारी गलतियां, मेरे ख्याल से गलत लोग शायद स्थापित कर दिए गए, गलत आदर्श स्थापित कर दिए गए कई बार, मुझे ऐसा लगता है। और एक बड़ा मामला तो यही है कि जो नायक हैं कई बार वो बहुत ग्रे शेड की होती हैं, खलनायकों को भी स्थापित कर दिया गया अलग तरीके से। तो शायद मुझे लगता है कि समाज को गलत प्रेरणा मिलने का भी खतरा है, और कई बार ये भी होता है कि सब्जेक्ट इस तरह के उठा लिए गए हैं जो सब्जेक्ट शायद नहीं उठाए जाना चाहिए थे। देखिए, लीडरशिप का और सरकार की मुखिया का जी ध्यान नवीन टेक्नोलॉजी पे जाकर के उससे देश और समाज कैसे लाभ उठाए, इसमें बहुत बड़ी चूक हमारे साथ हुई, भारत के साथ हुई। जी बड़े पैमाने पे आज़ादी की लड़ाई में युवाओं ने, क्रांतिकारियों ने, आज़ादी के सभी प्रकार के अहिंसात्मक रूप से महात्मा गांधी जी सहित सभी नायकों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य से पंडित नेहरू ने इतने बड़े नए प्लेटफॉर्म का देश हित में दुरुपयोग किया। अच्छा। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि आज़ादी के बाद तुरंत ये हमारे संघर्ष के सब पिक्चरों पे ध्यान जाना था, सरकार को प्रमोट करना चाहिए। तो उसके बजाय पूरी बॉलीवुड को लॉलीपॉप और लव स्टोरी पे पूरी फिल्मों को डाल दिया गया। तो ये पूरे पीढ़ी की पीढ़ी, पूरी पीढ़ी में तो एक अलग ही दिशा में चली गई। धन्यवाद दूंगा मनोज कुमार का, जिन्होंने इस दिशा में ध्यान केंद्रित किया। तो उपकार, शहीद, क्रांति, ऐसी कुछ पिक्चरों ने वो अपने बलबूते पे जिनने खड़ा कर दिया। बिल्कुल। उसी में एक अच्छी पिक्चर मदर इंडिया भी आई, बिल्कुल, जिसने हमारी देश की नैतिकता को लाने का काम किया। सुनील दत्त की पिक्चर, सुनील दत्त साहब। और तो ये एक नरगिस। और आज मैं केवल वो बात यहाँ ला रहा हूँ कि फिल्मों का दुष्परिणाम और फिल्मों का या टेक्नोलॉजी का माननीय मोदी जी ने जैसे लाभ लिया कि कोविड के कठिन काल में ऐप के माध्यम से सबका पंजीयन करना, जिसको भी टीका लगे। तो कोई एक दिन पहले नहीं, एक दिन बाद नहीं, जिसको टीका लगाना वो केवल देख के तुरंत पकड़ लेता था कि भाई तुम्हारा टीके का टाइम हो गया है। और इसलिए विश्व में सबसे अच्छे सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। तो ये जो हमारे नेतृत्व की कमी है, मोदी जी की अच्छाई, डिजिटल करेंसी से लेकर के सभी प्रकार के, आज अमेरिका से लेकर कई देशों में फॉलो कर रहे हैं। कई टेक्नोलॉजी हमने लगा ली, वहाँ है ही नहीं। डिजिटलाइजेशन जो हुआ, ये जो कितना बड़ा बदलाव आया है। बिल्कुल। तो ये जो आपने फिल्मों की बात करी तो मुझे ध्यान में आया कि ये फिल्मों पे असल में आपने जवाब दिया नहीं है अभी तक। मैंने दिया ना। कौन सी फिल्म? आपने पकड़ा नहीं? मदर इंडिया।
मदर इंडिया, मैंने बोला ना, आसिफ साहब के मैंने जो मदर इंडिया नरगिस बोली दत्त, ना, बाकी तो मैंने शहीदों की बात कर दी। अच्छा, सारे हमारे क्रांतिकारी। कौन सा ऐसा डायलॉग है, कौन सा ऐसा एक सीन है जो आपके दिमाग में छा गया, छप गया है और आपको कहीं ना कहीं वो प्रेरणा देता है कि ये नैतिकता में, मदर इंडिया में अपने बेटे को बदचलन के भाव से अगर उसने किसी महिला पे कुदृष्टि का प्रयास किया, तो एक माँ अपने सबसे ज्यादा चहेते बेटे को अपने हाथ से गोली मार करके इस देश की माता बहनों के प्रति, मात्र सत्ता, मात्र संस्था के प्रति जो देश की आस्था है, दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन एकमात्र देश है जो भारत माता की जय बोलता है। बिल्कुल 9 ग्रह में से एकमात्र ग्रह है जो वसुंधरा से हमारा संबंध जोड़ता है। मदर इंडिया वो संबंध स्थापित कराती है। तो वो जो दृश्य है वो अपने आप में हमको एहसास करा। आपने शोले देखी? मैंने देखी। शोले कहाँ है? शोले में कहीं नहीं। शोले में शोले नहीं? शोले जरा सब पूछना कितने देखी? शोले आप लोगों ने देखी? कहीं शोले है इसमें? शोले में शोले कहाँ है? बता नहीं पा रहा है सर, कोई भी नहीं बता रहा कि शोले में शोले कहाँ है। शोले देखो, ये पिक्चर को देखने की दृष्टि भी आना चाहिए। बिल्कुल। उसके टाइटल में वो कहाँ है जिस पे बात की। शोले के शोले में बताता हूँ। शोले के शोले आपको अमिताभ में नहीं दिखेंगे, जिसको जय वीरू दोनों में नहीं दिखेंगे ना, विलियन में। शोले में शोले तब है जब वो डॉक्टर को पकड़ता है और वो उसके परिवार को खत्म करता है। बिल्कुल। तो वो दोनों किराए के टपोरी पकड़ता है और उससे वो बदला लेता है। यद्यपि वो पुलिस अधिकारी है, लेकिन पुलिस अधिकारी तो उसके हाथ कट तो उसको पुलिस सिस्टम पे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगता है कि इनसे पूरा नहीं पड़ेगा, मेरे बदले के लिए मैं, वो कहता है उन्हीं तरह के 2 लाना पड़ेंगे। नहीं, लेके आया, फिर उनकी परीक्षा भी कराता घर में, तो उनको ला करके, और वो बकरी के बच्चा है क्या पकड़ के दे देंगे, जब धर्मेंद्र बोलता भी है तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो गब्बर चाहिए और वो भी जिंदा। इसलिए लास्ट में आपने देखा होगा कि वो गब्बर के मारने के टाइम उसका मित्र मर चुका है, फिर भी वो गब्बर को उसके सामने तो वो कहता नहीं मैं इसको नहीं छोड़ूं। बोला नहीं, याद रखना उसी ने कमिटमेंट किया है, उसने वादा किया है, ये मेरे को दे, मेरा है, तेरा काम पेमेंट का है, तुझे पेमेंट मिल जाएगा। तो शोले कहाँ थे? वहीं थे शोले। उसके आंखों में शोले थे, अंदर जल रहे, आग लगी, वो शोले थे। कौन सी? वो वही सवाल था सर अगला। हाल ही में ना बहुत हो गई पिक्चर, आगे बढ़े। धुरंधर देखी आपने कि नहीं देखी? अभी धुरंधर देखने का टाइम नहीं है। हाल में कौन सी फिल्म देखी है आपने? देखो, मैं पिक्चर तो कम देखता हूँ, लेकिन जब देखता हूँ तो दिल से देखता हूँ, तो इसलिए। तो दिल से कौन सी फिल्म देखी अभी आपने? कुछ अभी तो वैसे तो थोड़े दिन पहले हमने अपनी ये जो कश्मीर के मामले में जो आतंकवाद, कश्मीर फाइल, हाँ, उसको देखी थी, बहुत अच्छे से लगी थी। आप बाकी मंत्रियों को लेके भी गए थे पूरा, सभी लोगों के साथ देखिए आप। एक अच्छा टाइम चल रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि अब प्रधानमंत्री जी इनको प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल, कि फिल्म भी हमारे लिए एक जागृति का, जानकारी, संचार का बहुत बड़ा माध्यम है। तो उसका लाभ हमारे इस दृष्टि से हमारे देश के लिए निश्चित तौर पे, मतलब ये जिस तरह का प्रभाव पड़ता है। सर, आप दावोस जा रहे हैं और इकोनॉमिक फोरम में भाग लेंगे आप वहाँ पर, तो क्या एजेंडा है, क्या मध्य प्रदेश के लिए हासिल करना चाहते हैं आप वहाँ से? देखिए, ये समय सबसे सही समय जब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, हमारे अपने अपने राज्य के अंदर की अनुकूलताओं के बलबूते पर सब क्षेत्रों में व्यापार व्यवसाय के लिए हम अपने देश के अंदर भी, हमारे प्रदेश में भी और विदेश में भी हर जगह इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से जो संसाधन, जैसे उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में माइनिंग का बहुत बड़ा सेक्टर है। बिल्कुल, और माइनिंग के सबसे ज़्यादा खदानें नीलामकरण से फर्स्ट पुरस्कार हमको मिला है मध्य प्रदेश। उपलब्धि है मध्य प्रदेश की बहुत। इसी प्रकार से टूरिज्म में, रिलीजियस टूरिज्म में हमारा स्टेट नंबर 1 पे आया है। बिल्कुल, तो ये न केवल इसमें बल्कि हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन हो, इंडस्ट्री के भी सभी प्रकार, MSME, हेवी इंडस्ट्री, तो परमात्मा की दया से, और यही सही समय भी है। बिल्कुल, जब भारत तीसरी ताकत बनने जा रहा है तो मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चले, विश्व गुरु बनने की दिशा में बढ़ रहा है। में हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दावोस में हमारे लिए 6 मुख्यमंत्री जा रहे हैं, इसमें 3 हमारे बीजेपी से हैं। जी।
और एक एनडीए के माननीय चंद्रबाबू नायडू जी बिल्कुल है, सोरेन साहब भी जा रहे हैं, फडणवीस साहब भी हैं, आप हैं जी। तो हम सब मिल करके अपने अपने तरह से, यद्यपि ये मेरा 5 दिन का दौरा था लेकिन अब केवल 2 दिन रह पाऊंगा क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था जी, कल वो लंबा सो मध्य प्रदेश इस साल किसानों को लेकर बहुत काम करने वाला है। किसानों के लेकर उनकी योजनाएं हैं कि काफ़ी कृषि को लेकर नए नए टेक्नोलॉजी शामिल की जाए उसमें। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, किसानों को लेकर इस बार मोहन यादव सरकार क्या करने जा रही है? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसी भी देश या प्रदेश की प्रगति में 4 प्रमुख पिलर्स की बात कही। जी जी बिल्कुल। उसमें महिला, युवा, गरीब और किसानों की बात की है। हमारे सरकार ने भी हमारे 5 साल के टेन्योर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है जी। मोटे तौर पर हमने एक वर्ष 2024 का महिलाओं पे, बहनों पे निकाला था जी, जी। जब लाडली बहनों की राशि न केवल कंटिन्यू में की बल्कि उनकी राशि बढ़ाने का भी काम किया। 2025 हमने उद्योग रोजगार वर्ष देकर के बिल्कुल उसमें युवा और गरीब दोनों का ध्यान रखा है। इस वर्ष हमने किसानों का बिल्कुल वर्ष घोषित किया है आपने पूरा, और इसलिए किसान आधारित सभी प्रकार के, केवल एग्रीकल्चर नहीं, किसान की प्रगति से जुड़े हुए सारे विभाग, 16 विभागों को मिला करके अच्छा इतना बड़ा कार्य योजना बनाई है आपने जी, जिसमें हमारे उद्यानिकी है जी, फलोद्यान की योजना है, कोऑपरेटिव है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, एग्रीकल्चर के भी सभी प्रकार की इंडस्ट्रियां है, फूड प्रोसेसिंग इकाइयां हैं, पशुपालन विभाग के माध्यम से दूध उत्पादन 9% हमारे राज्य में देश के लिए होता है, इसको 20% तक ले जाने वाले हैं। ऐसे कई सेक्टर को हाथ में लेकर के समग्र रूप से राज्य के अंदर 1 साल तक हम अलग अलग प्रकार से काम करें। तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल पूछ लूँ कि अगले महीने आप मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश करने वाले, मतलब मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश होगा, तो क्या लाडली बहनों को भी कुछ सौगात और मिलेगी? लाडली बहनों के लिए तो हमारी सरकार लगातार काम कर ही रही है। बीते 2 वर्ष में हमने 250-250 रुपये 2024 में हमने रक्षाबंधन पे बढ़ाए थे, और उसके बाद 2025 में भाई दूज से हमने भैया दूज से उनकी राशि बढ़ाई, और लगभग 50,000 करोड़ रुपए की राशि अभी तक हम बहनों को दे चुके हैं। आगे आने वाले समय में हम नारी सशक्तिकरण को लेकर के उस पर और काम कर रहे हैं। जैसे इंडस्ट्रियों में, रोजगार परक इंडस्ट्री में अगर बहनें काम करेगी तो 5,000 रुपये प्रति लेबर हम इंडस्ट्री को, रोजगार आधारित इंडस्ट्री वालों के लिए अलग से हमारी तरफ से लाभ देना चाहिए, उनके लिए अलग तरह का सौगात, ताकि हमारे लिए रोजगार परक योजनाओं में और खास करके बहनों की ज़िंदगी में जितना पैसा दें वो हमको लगता है कि बहुत सदुपयोग होता है, क्योंकि बहनें हमेशा अपने पैसे का एक एक पैसे का उपयोग पूरे परिवार के लिए सही दिशा में लगाती है। तो खुद को निस्वार्थ भाव से अलग रख के परिवार के लिए जिस तरह का खर्चा करती हैं, वो जिस तरह से प्लान करती हैं, तो बहुत अद्भुत रहता है। सिंहस्थ को लेके काफ़ी बात की जा रही है और इस बार ऐसा कहा जा रहा है सबसे हाईटेक, सबसे वेल मैनेज सिंहस्थ होगा। क्या योजनाएं हैं? देखिए, सिंहस्थ ये वास्तव में आमतौर पर हमारे सबकी, आपकी घड़ी का समय आप कैसे चलती है? घड़ी तो मतलब काहे से चलती से, मतलब घड़ी टाइटेनियम से बनी हुई होती है या? ये तो आप यंत्र की बात कर रहे हो जी। इसकी समय गणना कैसे होती है? समय गणना तो वैदिक नहीं, हाँ, ये सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है। जी बिल्कुल। तो ये हमारी समय की गणना होती है। बिल्कुल। ये अभी की दिशा में स्टैंडर्ड टाइम की बात करें। अच्छा। लेकिन हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में उज्जैन से खगोल ज्ञान की बात अगर हम करें तो हमारे यहाँ केवल सूर्य की परिक्रमा से भी गिनती नहीं होती जी, हमारे नक्षत्रों की भी गिनती होती है। बिल्कुल सही कहा। तो नक्षत्रों की भी अपनी एक गति है। आपने वैदिक घड़ी वो तो बनाई ही है, मैं बताऊंगा, अद्भुत है वो तो। बनाई अलग से है। तो नक्षत्रों के अंदर विभिन्न राशियों में नक्षत्र प्रवेश करते हैं, तो सबसे एक्यूरेट टाइम वहीं से मिलता है। तो ये जैसे उदाहरण के लिए हमारी 12 राशियां होती है जी, तो 12 राशि का भी एक पथ है। जैसे मैंने पृथ्वी की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा से पृथ्वी का एक चक्र है, उस पथ पे ही पृथ्वी घूमती है। बिल्कुल। और इसी प्रकार से 12 राशि में से प्रत्येक 30 डिग्री पर एक एक राशि विद्यमान है। तो इसलिए 360 के लिए भारतीय 36 360 डिग्री पे है। तो ये राशि पथ पे घूमते हुए
जब सिंह राशि बृहस्पति में प्रवेश करेगी, प्रत्येक 12 वर्ष तो सिंहस्थ होता है, और कुंभ राशि प्रवेश करेगी इसलिए कुंभ होता है। तो हमारा ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है जो खगोल ज्ञान की भी जय जयकार कराता है और हमारे लिए स्नान की महत्ता भी बताता है। बिल्कुल। वैसे में बातचीत आपने निकाली कि सिंहस्थ के लिए हम बात करें, तो कभी मैं ये भी बताऊंगा कि स्नान का क्या महत्व है, क्योंकि स्नान जी आप देखो आध्यात्मिक मेला होता है, उसमें कोई ये नहीं कहेगा कि जो हमारे आम जनता आ रही है वो वहाँ साधना करने आ रही है। बिल्कुल। वो कल्पवास करने की बात करते 1 महीने रुकेंगे, कल्पवास करेंगे, लेकिन साधना से ज़्यादा महत्व स्नान का, और स्नान का भी विशेष मुहूर्त में स्नान का महत्व है जी। तो वो स्नान का क्यों महत्व है, अब ये आप ही बता पाएंगे स्नान का क्या महत्व है? स्नान का ये महत्व है जी। सरल भाषा में साइंस भी मानता है जी। इस पृथ्वी पे जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जल से हुई। जल से हुई जी। हमारे सभी की पौराणिक उसमें तो यही कहा जाता है। आधुनिक साइंस भी है, बिल्कुल। आधुनिक साइंस और पौराणिक में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल सही कि हर किसी की उत्पत्ति जल से हुई। बिल्कुल। अब इसी से जल से ही जीवन बना है, तो कोई जलचर हो गया, कोई थलचर हो गया, कोई नवचर हो गया जी। लेकिन आप ये बताओ, आप रोज स्नान क्यों करते हो? स्वच्छ रहें और मन प्रसन्न रहे, ताजगी रहे, कीटाणु दूर रहें, और तो अब आगे ही आप ही बता पाएंगे। बस जितना प्राचीन जैसे आपको आपका मन कितना ही खराब हो, बच्चे का कैसे ही कहीं चोट लग गई, दुख हो गया, जैसे माँ बाप के पास जाएगा तो उसको स्नेह की छाया में वो सब दर्द भूल जाता है। ऐसे हम सबका जन्म जल से हुआ है जी। तो वो जल हमको लालायित करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो जल के स्नान में जो मजा आता है वो माँ बाप का जो प्रेम मिलता है, वो असली में ये सहायक लाभ आप बता रहे थे सारे जिससे आपको आनंद आ रहा। असली में तो हमारी चूंकि उत्पत्ति उससे हुई, इसलिए हम निराशा के दौर में हो, आनंद में हो, तो बाढ़ भी आएगी तो भी आपको आनंद देगी। बिल्कुल सही। स्थायी नदी का जल होगा तो भी मजा आएगा। कहा भी जाता है कि जल राशियों के पास रहेंगे, 2 बूंद डल गया तो एकदम से सारी ताजगी आ जाएगी। तो वो ताजगी नहीं, माँ बाप का प्रेम मिल गया एक तरह से वो। इतनी गहराई से तो आप ही बता सकते हैं। वो इतनी बात हुई है तो एक बात और जानना चाहता हूँ, वैदिक घड़ी को लेकर आपने काफ़ी बात की है। मैंने कुछ पिछले इंटरव्यू में देखा था कि वैदिक घड़ी को लेकर आपने बहुत विस्तार से समझाया है, और इससे हमारा प्राचीन ज्ञान जो है, विशेषकर जो हमारा वेदों का ज्ञान है, उसकी अद्भुत निष्पत्ति हुई है। तो थोड़ा सा अगर वो भी आप देखिए, मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ, उज्जैन से। बिल्कुल। और ऐसा माना जाता है कि कालगणना की नगरी उज्जैन है, और काल का मतलब ही समय है। बिल्कुल। तो काल मतलब महाकाल, महाकाल भगवान के रूप में हमने ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे जी, उनको प्रणाम करना अच्छी बात है। लेकिन महाकाल से काल में अगर हम आएंगे तो काल सबका नियत है जी, ना कोई बढ़ा सकता है ना कोई घटा सकता है। तो काल का समय हमारा निर्धारण कैसे हो जी, तो हमारे यहाँ ये आधुनिक समय में भी ग्रीनविच से समय सिद्ध हो रहा है, बिल्कुल, या स्टैंडर्ड टाइम ले रहे हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि रात को 12 बजे हमारा समय बदलता है, एक आकलन बताते हैं। असली में हमारी पद्धति में रात को 12 बजे से कोई, और साइंस भी कहता है 24 पहर का पूरा, या तो सूर्यास्त के समय से कोई दिनचर्या चालू करेंगे सारे जीव, या सूर्योदय के समय से चालू करेंगे। बिल्कुल। मध्य रात्रि में कोई भी प्राणी अपनी दिनचर्या या रात्रि तो निशाचरों का समय है नहीं, जो भी है, तो इसलिए वो पद्धति हमारे यहाँ फिट नहीं बैठती। इसको फिर 2 तरह से देखा जाता है भारतीय पद्धति से। एक ये कहती है कि ये अंग्रेजों ने जान करते, भारत का समय उनको मालूम है कि हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय हो जाता है, और हमारा और इंग्लैंड के लंदन का समय जहाँ ग्रीनविच 4.5 घंटे का अंतर है। तो 4.5 घंटे मतलब 4:30 बजे हमारे असम में सूर्योदय हो जाता है। तो वो दौर ऐसा था जब पूरे दुनिया में उनका राज था, लेकिन वो अपनी एक थोड़ी सुपर अपने आप को बनाने के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ के सूर्योदय को हम तो 12 बजे मानेंगे। तो इसलिए वो 12 बजे से मान रहे, उनको मालूम है यहाँ सूर्योदय हो गया, इसलिए, लेकिन 4.5 घंटे कम कर दिए उनने। ये उनका अपना सोचना था। अब आपको इस तरह से मान लो कि अब जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि अपना समय निर्धारण सूर्योदय होना चाहिए। बिल्कुल।
तो सूर्योदय से सूर्योदय में जो जैविक हमारी प्राचीन पद्धति है वो है 30 मुहूर्त की है जी। जो 15 मुहूर्त तो दिन के और 15 मुहूर्त रात के। और इसलिए हमारा 1 घंटा एक मुहूर्त का मात्र 48 मिनट का रहता है, 47 से 48 ज़्यादा नहीं। उस इसके हिसाब से देखोगे तो सूर्योदय में 15-15 मुहूर्त मिल जाएंगे नॉर्मल वे में। थोड़ी रात बढ़ेगी तो वो थोड़ा कैलकुलेशन आएगा, पर ये 15-15 30 मुहूर्त होते हैं। और ये साइंस की दृष्टि से भी है कि किसी भी क्लास में आपका पीरियड कितनी देर का रहता है? 30 मिनट, 45, हाँ मतलब 45-47। तो ये आधुनिक साइंस की दृष्टि से भी वो मुहूर्त का ही समय है, बिल्कुल, जो हमारे ऋषि मुनियों ने तो कब से जितना कर एक्यूरेट दिया। होगा उतना ही तो उसी में फिर केवल यहाँ आपने इस समय की गणना में केवल आप पृथ्वी की परिक्रमा नहीं जोड़ोगे, इसमें नक्षत्र भी जोड़ोगे, बिल्कुल राशि भी जोड़ोगे। इस प्रकार से सारी चीज़ों का, तो हर एक राशि का, हर नक्षत्र का और पृथ्वी की गति के सौर मंडल का सब कुछ हिसाब किताब अपने साथ आना चाहिए। इसलिए वो वैदिक घड़ी में उसमें आएगा। तो नक्षत्र कितने हैं? अब नक्षत्र जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने इसका भी पैमाना लिया कि हमारे नक्षत्र 27 है और 27 नक्षत्र एक साल में 4 बार आते हैं पृथ्वी की परिक्रमा। एक बार ही। इसलिए ऋषि मुनियों को भी अगर उनको उपाधि मिलती जो साधना करते तो वो 108 होते हैं या 1008 होते हैं। बिल्कुल, 1007 भी नहीं मिलेगा, 1009 भी नहीं मिलेगा। ठीक वही क्यों? क्योंकि 27 नक्षत्र एक साल में 4 बार आएंगे तो 27 चौक 108। तो वो कैलकुलेटेड है, वो मजाक में नहीं। तो हमारी ये पुरानी सारी पद्धतियों का आकलन यथार्थ में और वैज्ञानिक पद्धति, कितना विशाल ज्ञान था प्राचीन भारतीय। और आप मतलब कितने अद्भुत तरीके से और कितने सहज तरीके से सारी बातों को बता रहे हैं। मतलब ये सरलता बहुत महत्वपूर्ण है। देखो तो ध्यान में आ जाता। अभी जो कैमरे के पीछे हम लोग जिक्र कर रहे, थोड़ी चर्चा हो रही थी हमारी, तो उसमें आपने बताया कि ना आपको डायबिटीज है, ना आपको हार्ट की कोई बीमारी है, ना किसी तरह की कोई परेशानी है। ऐसी जीवन शैली कैसे? तो इतनी परेशानियों के बीच में इतने तनाव, इतनी दिक्कतें, इतने फोन कॉल, कैसे मतलब इतना संतुलित जीवन शैली कैसे रख लेते हैं? ये दोनों बातें हैं कि हम अपने जीवन में कुछ निश्चित आदतों को ग्रहण कर लें। परेशानियां तो सब तरह की आएगी, रोज आएगी, लेकिन परेशानी के पहले उस परेशानी में आने वाले कष्ट का समाधान भी अपने पास होना चाहिए, उसके रास्ते पे होना चाहिए। हम सब तरह के जीवन में इसकी आदत डालें। तो जैसे आपको अंतरिक्ष यात्री बनना, तो अंतरिक्ष यात्री की एक ट्रेनिंग होती है, उसके तरह से खाना पीना, रहना सहना। आप पानी में लंबे समय तक डाइविंग करना चाहते हैं तो पानी के लायक, तो राजनीतिक क्षेत्र में है तो भी अपने मन पे आने के बजाय उसके लायक बन जाएं। लेकिन तो बहुसंख्यक लोग तो कर नहीं पाते हैं ये। मैं सब कहने कहता हूँ, माननीय मोदी जी आदर्श है। गिने चुने लोग हैं, देखिए गिने चुने लोग। माननीय अमित जी आदर्श है, बताओ उन्हें फिटनेस भी कितनी अच्छी करी और सब चीजें चल रही है तो और सब व्यवस्थाओं पे नियंत्रण है। तो हमारे लिए है आदर्श, इनको देखकर अपन पीछे पीछे चलते रहते हैं। क्या आप बताना चाहेंगे कि क्या सुबह से शाम तक में क्या करें? ऐसे क्या घरेलू तरीके हैं जिससे आप फिट रह सकें और पूरा आपकी दिनचर्या है, उस दिनचर्या को किस तरह से सेट किया जाए कि अंततः आपकी जो फिटनेस है वो बनी रहे? जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम रोज़ समय पे खाएं, समय पे सोएं और ख़ास करके अनावश्यक तनाव को कम पालें। कैसे? स्वाध्याय करें, तनाव तो प्राणायाम, योगासन, ध्यान अपनी रोज की आदत डालें। तो जब आप तनाव को बाहर कैसे निकालते? सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में युवा पीढ़ी की भी है। देखिए, हम अगर योगासन, योग को करेंगे, योग से बहुत चीज़ों का समाधान निकलेगा। आपके शरीर कितने हैं? एक शरीर बाहर का हो सकता है, एक अंदर का हो सकता है। तो दो ही शरीर। अंदर बाहर का अंतर कैसे समझते हैं? भाई अंदर का जो बाह्य शरीर है, एक आंतरिक शरीर यानी मन और एक तन। तो तन के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं और एक मन के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मुझे तो ऐसे ही समझ में आता है कि दो हिस्से ही हो सकते हैं, कुछ मन के लिए करें, कुछ तन के लिए करें। मैं तो बीच में निकलेगा कुछ। जैसे हमारा क्या है, ये शरीर है ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, एक वेद वाक्य है। जैसा हमारा पिंड है वही संसार है।
तो इस संसार की सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर ही है। हम इसको जितना चैतन्य करते जाएंगे, जितनी जागृति लाते जाएंगे, उतने चीज़ों को हमको उसका रस भी मिलता जाएगा, उतना आनंद भी मिलता जाएगा, और उतना हम अपने ढंग से शरीर की सारी चीज़ों का लाभ भी उठाएंगे इससे। और इसलिए इसको समझने के लिए हमारे अंदर परमात्मा ने पर्याप्त रूप से वो सब चीज़ें दी है। केवल सेल्फ एक मैकेनिज्म है जिससे हमको समझ में जैसे आता है। उदाहरण के लिए हम सब बातों को देखते हुए, अभी आपसे पूछा आपके मुंह कितने हैं, अभी आप संकोच मत करना, आप एक बताओगे, मैं आपको दो बता दूंगा। दो आपका एक नाभिनाल से, जब माँ के गर्भ में आपकी आत्मा पिंड के रूप में बनते बनते जो आई, तो ये नाभिनाल से हो गया। बिल्कुल। लेकिन यत पिंड तत् ब्रह्मांड है, जहाँ इंजेक्ट करते हैं वहाँ से दवाई जाती कि नहीं अंदर, केवल हमको एहसास कराएंगे। रोम रोम में आँख से आँख पूछूँ, आँख कितनी है, आप दो बताओ। लेकिन अगर आपको पीठ पे कोई कीड़ा चल रहा है तो आपका हाथ वहाँ क्यों जा रहा है? तो इसका मतलब आपको इसका एहसास है। एहसास है। आपके दांत में कचरा लगा तो आप कहाँ देख पाते हो? आप वही जीवान जाती ना जहाँ कचरा है। तो आपके रोम रोम में वो संवेदनाओं से सब तो दिख रहा है आपको। केवल आप अपनी चेतना तो जागृत करो, तो ये सारी चीज़ों का उत्तर मिल जाएंगे। इंटरव्यू रात भर दे सकता हूँ मैं ये आपने देखा कि प्राचीन ज्ञान पे किस तरह का कमांड है, और साथ में सहजता के साथ जो बात कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आर्टिकुलेशन करना चीज़ों का, या जानकारियां होना या ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे बता पाना सहजता के साथ ये बहुत टफ है। और यही अगर जो कर जाए वो लीडरशिप कहीं ना कहीं है ना, तो ध्यान में आ जाता है। ये मतलब अभी आपने रिसेंटली आप ने शादियां भी की हैं बच्चों के अपने, वो अनुभव कैसा लग रहा है? क्या देखिए, हम तो संघ के स्वयंसेवक हैं, और संघ का स्वयंसेवक के नाते से जब हम बाजार में सबको बोलते, सारी समय बात करते हैं कि जो अपने अंदर हो वो अपन बाहर लाओ। और इसलिए हम बड़े आदमी हो गए या छोटा हो गया, कोई बड़ा छोटा नहीं, तो व्यवस्था का सवाल है। तो पद को महत्व मन पे मत दो, मन तो उसको हावी नहीं होने दिया जाए। और इसलिए हम कहते ज़्यादा दिखावा मत करो। जो व्यवस्था उसमें हम अपने अगर बड़े पद पे भी पहुंच गए तो कुछ अच्छा ऐसा उदाहरण बनाओ, तो जो और अनावश्यक खर्चा क्यों दिखाओगे, ज़्यादा क्यों करना। मैं तो संयोग से ही तो सामूहिक विवाह था तो ध्यान में आ गया। इसके पहले मैं सीएम बना तब उसके बड़े बेटे का विवाह भी 50 लोगों में ही किया था हमने। जब हमने देखिए, जब इतने बड़े लोग अगर इस तरह का मतलब प्रेरणादायी कार्य करते हैं तो अभी वो जरा हमने उज्जैन से बाहर, प्रदेश के बाहर किया था, पुष्कर जी में जाकर। तो ऐसा लगा कि ये अकेले उधर जाने से अच्छा 10-20 बच्चे के साथ और करें तो सामूहिक में। मेरा बेटा सर्जन है जिसका भी विवाह हुआ, और बेटी भी, बहू भी डॉक्टर है। तो हमने कहा चलो भी तुम्हारा विवाह ऐसा करे कि सबको भी बुला लेते हैं। तो मेरा ड्राइवर था, उसने कहा मेरे भी बच्चे का करना है, तो उसका भी जोड़ लिया। हमारे मित्र के होटल है, उनके वेटर ने कहा उनका भी करें। तो सबके साथ सामूहिक विवाह का आनंद आ गया। बहुत बहुत मतलब बहुत अलग तरह की सोच है, और ये सोच ही शायद प्रेरणा देती है बाकी समाज को। तो थोड़ा सा हट के एक सवाल और है, किस समय आपका फोन साइलेंट रहता है? कभी नहीं रहता। कभी नहीं रहता है। फिर कैसे? क्योंकि फोन में अच्छी बात ये है कि वो उसके सबके नंबर आते रहते हैं, उठाना जिसका उठाएंगे। अच्छा, उसके साइलेंट। तो सवाल तो देखिए बहुत सारे थे, पूछना तो हमें पता नहीं क्या क्या था, और जिस तरह से बात हो रही है निश्चित तौर पर आप जानिए कि शायद पूरी रात निकल जाए, लेकिन सवाल खत्म नहीं होंगे। और जो जवाब जिस तरह से दिए जा रहे हैं वो बहुत अद्भुत हैं, बहुत विस्तार के साथ बता रहे हैं। लेकिन उन्हें भी आराम करना है, कल उनकी दावोस यात्रा होगी मोहन यादव सर की, सो वो वहाँ जाएंगे। तो निश्चित तौर पे इस वादे के साथ मैं इस इंटरव्यू को ख़त्म करना चाहूँगा कि एक विस्तार से हमारे रिलीजन सेक्शन के लिए एक बहुत विस्तारित इंटरव्यू मैं आपका करना चाहूँगा। नॉन पॉलिटिकल होगा, पॉलिटिक्स की कोई हम उसमें बात नहीं कर रहे होंगे, धर्म की बात करेंगे, आध्यात्म की बात करेंगे, वेदों की बात करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री साहब, आपने हमारे लिए जो समय निकाला, आपने इतनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी, रात का समय है, इस समय इंटरव्यू दे रहे हैं। सो बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।